डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है और भौगोलिक सूचना प्रणाली के कौन कौन से लाभ हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है, इसकी परिभाषा पहले भी व्याख्यानों में दी जा चुकी है। पुनः फिर मैं बता देता हूं। भौगोलिक सूचना प्रणाली कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसमें भू संदर्भित धरातलीय तथा अधरातलीय आंकड़ों का अभिग्रहण किया जाता है, उनका संग्रहण किया जाता है, परिचालन किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है तथा उनको डिस्प्ले किया जाता है। तो ये परिभाषा मैं पहले भी बता चुका हूं। इस प्रणाली में आंकड़ों की पुनः प्राप्ति की जा सकती है और उनका पुनः प्रस्तरण भी किया जा सकता है, यानी उनको पुनः डिस्प्ले भी किया जा सकता है। इस प्रणाली की बहुत बड़ी यूटिलिटी है, बहुत बड़ी उपयोगिता है। इस प्रणाली के माध्यम से हम ठोस निष्कर्ष निकाल सकते हैं और ठोस निष्कर्ष निकालकर कोई ना कोई जो एक बढ़िया निर्णय हम ले सकते हैं किसी भी समस्या के संदर्भ में या किसी भी विषय के संदर्भ में। आगे हम पढ़ते हैं इसके लाभ क्या हैं। पहला लाभ है जीआईएस आंकड़ों का भारी खजाना। भौगोलिक सूचना प्रणाली आंकड़ों का भारी खजाना है। जीआईएस में दोनों प्रकार के आंकड़े होते हैं। भौतिक आंकड़े भी होते हैं, यानी प्राकृतिक आंकड़े भी होते हैं। प्राकृतिक आंकड़ों में आप जानते हैं उसमें धरातल, जलवायु, मिट्टियां, वन, संसाधन आदि। और सांस्कृतिक आंकड़े भी होते हैं। सांस्कृतिक आंकड़ों में आप विद्यार्थी जानते हैं सड़कें, नगर, गांव, सीवर लाइन, रेलवे लाइन, वाटर पाइप लाइन। तो ये सारे के सारे जीआईएस में यानी दोनों प्रकार के आंकड़े भंडारित होते हैं। और न केवल ये दोनों प्रकार के आंकड़े भंडारित होते हैं जीआईएस में, जिसको हम स्पेशल डेटा कहते हैं, जिसमें फिजिकल और कल्चरल आंकड़े शामिल होते हैं। न केवल ये दोनों प्रकार के आंकड़े शामिल होते हैं, बल्कि जो लाक्षणिक आंकड़े हैं, यानी इनके जो धरातलीय तथा अधरातलीय आंकड़े, जो इनके लक्षण और विशेषता है, वो भी जीआईएस के डेटा भंडार में शामिल होते हैं। और ये एक डेटा भंडार में बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से भंडारित रहे होते हैं, स्टोर रहे होते हैं डेटाबेस में। इसमें लेयर्स के रूप में होते हैं, जैसे कि रिलीफ की लेयर आंकड़े की, मिट्टी की, वनों की, कृषि की, जनसंख्या की, और भी सैकड़ों लेयर हो सकती हैं, लेयर के रूप में होते हैं। और जो उपयोगकर्ता में कौन है, हम आप आ गए, जिसमें इंडिविजुअल कह सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई संस्थान हो सकता है। इस डेटा भंडार से, कौन सा डेटा भंडार? जीआईएस का डेटा भंडार, जो कि लेयर के रूप में भंडारित है, जहां आंकड़े डेटाबेस में लेयर के रूप में पाए जाते हैं, उनको ले सकता है और अपना अध्ययन कर सकता है। दूसरा इसका लाभ है जीआईएस में तत्वों का विश्लेषण करने में आसानी। जीआईएस में जो भी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, स्वरूप हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, चाहे भौतिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, उनका विश्लेषण करने में आसानी रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जीआईएस से पहले मानचित्रों के माध्यम से सारा का सारा काम होता था। मानचित्र पर बड़ी आसानी से तत्वों का हम प्रदर्शन करते थे, विशेषकर जैसे कि हम टोपोग्राफिकल शीट्स देखे, स्थलाकृति मानचित्र देखे, उसमें विस्तृत ब्यौरा होता था विभिन्न सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक स्वरूपों का। अब यहाँ ये मानचित्र दिखाया गया है, इसमें देखिए ये जंगल है, यहाँ ये वाटर बॉडी है, ये पहाड़ियां हैं, ये रेलवे लाइन है, खंबे खड़े हैं, और ये बस्तियां हो सकती है, घास का मैदान हो सकता है, ये कोई अन्य खेत आदि हो सकते हैं। यानी जीआईएस के विकास से पहले विभिन्न मानचित्रों के माध्यम से हम तत्वों का अध्ययन करते थे। आसानी से
अध्ययनकर्ता को ये समझ में आ जाती थी चीजें, परंतु फिर भी इनमें दिक्कतें थी, दो दिक्कतें थी। पहली दिक्कत ये थी कि जो भी आप हमारे पास मानचित्र होते थे, चाहे भले ही वो स्थलाकृति मानचित्र हो जिसमें काफी सारे ब्यौरे दिए गए हों भौतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों के, परंतु उनमें अनेक सारी सूचनाएं छूट जाती थी, रह जाती थी। सभी सूचनाएं उन मानचित्रों पर नहीं दिखाई जा सकती थी। अब यहाँ देखिए थोड़ी सी सूचनाएं, मतलब कुछ सूचनाएं हैं। 1, 1, 2, पहाड़ी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास सूचनाएं हैं, और इस क्षेत्र में सैकड़ों सूचनाएं और हो सकती है। यानी चाहे बहुत सारी सूचनाएं मानचित्र पर होती थी, परंतु बहुत सारी सूचनाएं छूट भी जाती थी। पहली तो दिक्कत ये थी। दूसरी दिक्कत ये थी कि जो हम विश्लेषण करते थे, विश्लेषण करने में भी हमें दिक्कत आती थी। किनमें? मानचित्र में। क्या दिक्कत आती थी? मान लीजिए हमें दो पक्षों के बीच सहसंबंध स्थापित करना है, मान लीजिए वर्षा और वनों के बीच संबंध स्थापित करना है, इनमें संबंध क्या है, तो उसके लिए क्या चाहिएगा हमें? कम से कम अगर दो में संबंध स्थापित करना, कम से कम 2 ट्रांसपेरेंट मैप चाहिए। उनको सुपरिम्पोज करना पड़ेगा, उनको एक दूसरे पर रखना पड़ेगा, उनको अध्यारोपित करना पड़ेगा। चलो यहाँ भी कोई बात नहीं, ट्रांसपेरेंट मैप भी बना सकते हैं, पर और उनको सुपरिम्पोज भी कर सकते हैं, परंतु इससे पहले भी दिक्कतें कम नहीं थी। इससे पहले क्या दिक्कत है? मैप कहाँ से लेके आएंगे? विभिन्न विभागों से मैप लेके आने पड़ेंगे। जी इससे पहले की बात हो रही है, जब केवल मानचित्र के माध्यम से तत्वों का विश्लेषण होता था, तो विभिन्न विभागों में जाना पड़ेगा। मान लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट का मैप ले आए, और जलवायु का जो डेटा है जलवायु विभाग से ले आए, इसी प्रकार मृदा विज्ञान विभाग से मृदा का डेटा ले लिया। यानी इन मैप्स को प्राप्त करने के लिए, कौन से मैप को, जिनका हम विश्लेषण करना चाह रहे हैं, इन मैप्स को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों की विजिट करनी पड़ती थी। और ये विजिट कोई आसान थोड़ी थी। विजिट करने गए मान लीजिए किसी विभाग में, वहां बाबू से मिले, वो कहेगा कि आज साहब नहीं छुट्टी पे हैं और आप ऐसा करिए कल आइए। अगले दिन साहब के पास गए कि अब 2 घंटे बैठी, मैं काम कर रहा हूं, उसके बाद देखेंगे। तो आंकड़ा प्राप्त करना विभिन्न विभागों से मुश्किल काम था। दूसरे, चलो प्राप्त कर भी लिया, हो सकता है मान लीजिए हम यहाँ 2 चीजों का एग्जांपल ले रहे हैं, एग्रीकल्चर विभाग से राइस का मैप ले लिया और मौसम विज्ञान विभाग से रेनफॉल का मैप ले लिया, और इन दोनों में हमें संबंध स्थापित करना है। हो सकता है राइस का जो मैप हो 1990 का मिले आपको उस विभाग से, हो सकता है रेनफॉल का 1995 का मिले, यानी डिफरेंट ईयर के मैप हो सकते हैं। जब डिफरेंट ईयर के मैप है तो संबंध स्थापित करने में बड़ी दिक्कत आएगी। और न केवल डिफरेंट ईयर के मैप हो सकते थे, हो सकता है कि उनके स्केल भी डिफरेंट हो, उनकी मापने भी डिफरेंट हो। जब मापने डिफरेंट है, एक दूसरे के ऊपर रखकर कैसे हम उनको अध्यारोपित करके कैसे हम निष्कर्ष निकालेंगे? इसके अलावा प्रॉब्लम ये भी थी कि जब बहुत सारे तत्वों का आपस में संबंध स्थापित करना होता था, उसमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि अनेक सारे मैप, ट्रांसपेरेंट मैप बनाने पड़ते। ये जो प्रक्रिया थी काफी लंबी थी और कम्बरसम थी, यानी बोझिल कह लीजिए, स्टफी थी, उबाऊ इसको कह सकते हैं, और इसमें मानव गलतियों की संभावना भी रहती थी। ये कब की बात है? ये जब की बात है जब हम मानचित्रों के माध्यम से तत्वों का विश्लेषण करते थे, परंतु अब जीआईएस आने के बाद ये सारा का सारा काम आसान हो गया है। अब हमें इतने लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। जीआईएस आने के बाद जो डेटा है वो सारा का सारा भंडारित है जीआईएस कंप्यूटर सिस्टम में, तो वहां डेटा भंडारित होने के बाद इस प्रकार की समस्याएं नहीं रही। तीसरा है, जीआईएस में रिच डेटाबेस होने के कारण सटीक परिणाम। जीआईएस का में जो जीआईएस जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि में सारा का सारा कंप्यूटर सिस्टम में होता है डेटा, और जीआईएस में जैसा कि पहले बताया कि बहुत भारी खजाना है डेटा का, तो जीआईएस का जो डेटा बेस है वो काफी रिच होता है, और काफी रिच होने के कारण परिणाम बड़े सटीक आते हैं। अब जीआईएस में पहले बताया जा चुका है, जीआईएस में कौन कौन सा डेटा होता है? प्राकृतिक तत्वों से संबंधित डेटा, सांस्कृतिक तत्वों से संबंधित डेटा, और न केवल प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों से संबंधित डेटा होता है, बल्कि उनके एट्रीब्यूट्स भी
उसमें होते हैं डाटा में, और ये डाटा सारा का सारा लेयर फॉर्म में होता है, लेयर्स में होता है। अब प्राकृतिक डाटा भी है, स्थल स्वरूप किसी भाग का सांस्कृतिक डाटा भी है, उनके एट्रीब्यूट्स भी हैं, लक्षण भी हैं, और डाटा लेयर फॉर्म में। जब ऐसा डाटा होगा, जब ऐसा रिच भंडार होगा डाटे का, तो उससे जब हम विश्लेषण करेंगे बिल्कुल प्रिसाइज रिजल्ट आएंगे, बड़े सटीक रिजल्ट आएंगे। और ट्रेडिशनल मैप में ऐसा संभव नहीं था। क्यों नहीं था ऐसा संभव? क्योंकि ट्रेडिशनल मैप में जो साइज था पेपर का बहुत बड़ा नहीं रखा जा सकता था। अब पेपर का साइज को ध्यान में रखते हुए ही उस पर सूचनाएं संकलित की जाती थी। अब सूचनाएं सारी की सारी नहीं दिखाई जा सकती थी, सूचनाएं फ्यू इंफॉर्मेशन दिखाई जा सकती थी ट्रेडिशनल मैप सिस्टम में। अब जब सूचनाएं ही सीमित हैं, तो जो डेटा भंडार हुआ, जो डेटा बेस हुआ, मानचित्रों का पुअर होता था, यानी उसमें कम सूचनाएं, तो पुअर होगा। जब डेटा बेस ही आपका पुअर है, डेटा ही रिच नहीं है, डेटा में ही सारी की सारी सूचनाएं नहीं है, डेटा में ही एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विश्लेषण जब हम करते थे, उसके जो विश्लेषण के जो रिजल्ट हैं वो भी पुअर आते थे। डेटाबेस का यहाँ परिभाषा लिखी है, व्हाट इज डेटाबेस? यह सूचनाओं का ऐसा भंडार है जिसमें सूचनाएं सही रूप से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। आगे है जीआईएस में सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस होने के लाभ। जैसा कि बता जा चुका है कि यहाँ एक जगह डेटा भंडारित होता है सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम में। सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा भंडारित होता है, ये डेटा बेस सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम में होता है, उसके लाभ क्या है? एक जगह कंप्यूटर सिस्टम में डेटा पड़ा, उसके लाभ क्या है? ना तो गुम होने की समस्या, नो प्रॉब्लम ऑफ मिसप्लेस, कोई गुम होने की समस्या नहीं। नो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रॉय, कि भाई कागज फट गया, इसको दीमक लग गया, वो भी कोई समस्या नहीं। नो प्रॉब्लम ऑफ बोरोइंग, कोई उधार मांग के ले गया था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया, वो वापिस दे के गया, ना दे के गया, ना कोई उधार ले जा सकता इसको। और नो डिपेंडेंसी ऑफ यूजर्स ऑन अदर, जिसको भी ये करना है अध्ययन जीआईएस में, या जिसको भी जीआईएस का डाटा यूज करना है, उनकी दूसरों पर निर्भरता नहीं रहती। जैसा कि मैंने कहा था, नहीं, मान लीजिए मानचित्र का जब हम अध्ययन करते थे, मानचित्रों के माध्यम से जब हम विश्लेषण करते थे, विभिन्न विभागों में जाना पड़ता था, वो दूसरे पर डिपेंड होते थे। तो जीआईएस आने के बाद दूसरों पर जो निर्भरता है वो समाप्त हो गई है। यानी ना डेटा गुम होने का भय, ना नष्ट होने का भय, ना कोई उधार लेके चला गया, भाई मिला नहीं, उसने वापस नहीं देना, वो भय। और दूसरा, दूसरों पर निर्भरता खत्म कर दी जीआईएस ने, जो हम दूसरों पर डेटा के लिए निर्भर रहते थे। और ये जो जीआईएस का डेटा है, कहीं भी किसी भी समय, एनीवेयर एनी टाइम, किसी भी समय यूज किया जा सकता है। केवल जरूरत है उस नेटवर्क से जुड़ने की जिस नेटवर्क में डेटा अवेलेबल है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था? ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या समस्या थी? यानी जब हम मैप के माध्यम से तत्वों का विश्लेषण करते थे, प्रॉब्लम क्या थी? दूसरे विभागों पर, दूसरे संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता डेटा के लिए। ये भी भय होता था, दूसरे डिपार्टमेंट में गए, वो कहता डाटा मिसप्लेस हो गया भाई हमारे से, या हमसे ही हमारे पास डाटा वही मिसप्लेस हो जाए, हमारे से कोई डाटा ले जाए, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। और इसके अलावा ना कोई नष्ट होने की समस्या, यानी जो समस्याएं इसमें थी ट्रेडिशनल मेथड्स में, जब हम मैप के माध्यम से अध्ययन करते थे, जेईएस आने के बाद ये सारी की सारी समस्याएं दूर हो गई। समस्याएं कौन कौन सी दूर हैं ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, जीआईएस आने के बाद समय की बचत हुई है, श्रम की बचत हुई है, धन की बचत हुई है, और थका देने वाले कार्य से छुटकारा मिला है। थका देने वाला कौन सा कार्य था? जब हम जीआईएस से पहले मैप के माध्यम से प्रोजेक्ट वर्क करते थे, जीआईएस आने से पहले जब किसी प्रोजेक्ट पर काम करना होता था तो आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते थे, और इसके लिए हमें विभिन्न विभागों की विजिट करनी पड़ती थी। तो ये इसमें क्या लगता था? विभिन्न विभागों की विजिट करोगे, समय लगेगा, पैसा लगेगा आने जाने में।
मेहनत लगेगी, और पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंसेस इन स्केल, और ये भी संभव था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में से हमने मैप ले लिए, उनके मापने में अंतर हो, डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक पर्पज, ये भी संभव हो सकता था कि डिपार्टमेंट ने जो के पास जो मानचित्र हो या आंकड़े हो, उन्होंने केवल अपने पर्पज के लिए इकट्ठे किए हो, हमारे लिए उसकी बहुत कम यूटिलिटी हो, चले भी गए, मिल भी गया, परंतु हमारे लिए उस मैप या डाटा की यूटिलिटी नहीं है। और हो सकता है जिस डिपार्टमेंट में गए वहां जो पुराने मानचित्रों, पुरानी सूचनाएं हो, तो ये भी संभव था। और ये भी संभव था कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की समय की इंफॉर्मेशन हो, या ये भी संभव था कि मान लीजिए हम गए वन विभाग में, वन विभाग में दोनों हमें आंकड़े मिल गए, मिट्टी का भी मिल गया, वनों का मिल गया, और फिर मिट्टी वाले विभाग में गए, वहां फिर मिट्टी का मिल गया, तो रिपीटिशन भी संभव था आंकड़ों का डिफरेंट डिपार्टमेंट से जब लेते हैं। तो रिजल्ट क्या होता था किसमें, जब हम जीआईएस के आने से पहले किसी प्रोजेक्ट पर काम करते थे तो ये समस्याएं थी कि विभिन्न विभागों में जाओ, फिर चले भी जाओ तो मापने में अंतर, फिर हो सकता हमारी कम यूटिलिटी की हो, सूचनाएं पुरानी हो, डाटा का रिपीटिशन हो जाए जो हम इकट्ठा करें। तो ऐसे में क्या होता था, परिणाम इसके क्या होते थे, ज्यादा समय लगता था, ज्यादा एनर्जी खर्च होती थी, ज्यादा समय धन खर्च होता था, और ये सारी की सारी प्रक्रिया, जहाँ जगह जगह जाना, किसी की रिक्वेस्ट करनी, वहां भी पता नहीं काम का आंकड़ा मिला ना मिला, तो ये काफी उबाऊ था, थकाऊ था। जीआईएस आने के बाद क्या हुआ, जीआईएस के डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ, जीआईएस के विकास होने के बाद क्या हुआ, जो डेटा है सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस में है, सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस में डेटा है, और जो डेटा है वो भी लेयर्स के रूप में, लेयर्स मैंने बताई थी क्या होती है आंकड़े की, जैसे कि धरातल से संबंधित लेयर, मिट्टी से संबंधित, वनों से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, बस्तियों से संबंधित, सीवर लाइन से संबंधित, रेलवे लाइन से संबंधित, लेयर्स के रूप में डेटा होता है। यानी जीआईएस आने के बाद एक जगह डेटा मिल गया, सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस हमारे पास है, इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए, आंकड़े जो चाहिए वो भी लेयर के रूप में है, और दूसरे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पूल बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, और जो विभिन्न विभाग हैं, जैसे कि हम विभागों के चक्कर लगाते रहते थे ना, सारे के सारे विभाग इस सेंट्रल डेटाबेस में सूचनाएं शेयर कर रहे हैं, और यही टेकिंग द ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, और यहीं से सूचना ले रहे हैं। यानी जीआईएस आने के बाद सारा का सारा आंकड़ा आपका कंप्यूटर सिस्टम में पड़ा है, और वो भी लेयर के रूप में पड़ा, सारे के सारे डिपार्टमेंट जो उनके पास आंकड़ा है वहीं शेयर कर रहे हैं, उसी को रिच कर रहे हैं, वहीं आंकड़ा भेज रहे हैं, और वहीं से जिस डिपार्टमेंट को जरूरत है वहीं से ले रहे हैं। तो इसलिए अब प्रोजेक्ट पर काम करना आसान हो गया है, समय भी कम लगता है, धन भी कम लगता है, जल्दी पूरा हो जाता है। यानी सेविंग हुई है, मनी की, धन की, समय की, एनर्जी की बचत हुई है, एंड रिलीफ फ्रॉम स्टफी एंड टायरसम वर्क, और हमें जीआईएस आने के बाद जो उबाऊ और थकाऊ काम था उससे छुटकारा मिल गया है। नेक्स्ट है जीआईएस में मानचित्रों का संशोधन आसान। परंपरागत रूप से जब हम मानचित्रों पर हमें सूचनाएं अपडेट करनी होती थी, उनमें संशोधन करना होता था, उसमें वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत समय लगता था और बहुत कॉस्टली पड़ता था। कारण क्या थे उसके, पहले डेटा कलेक्ट करो, फिर एडिट करो, फिर सारा का सारा मानचित्र दोबारा तैयार करो। परंतु जीआईएस आने के बाद हमें क्या करना, कंप्यूटर सिस्टम खोलना है, उसमें मैप पहले से ही तैयार हैं, मैप ऑलरेडी तैयार हैं, उनके एट्रीब्यूट्स भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, सारे प्रकार के मैप तैयार हैं, लेयर्स के रूप में हैं। तो जो हमें अपडेट करना है केवल क्लिक मात्र से वो डेटा उसमें इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे, और फालतू का डेटा डिलीट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली कुछ ही समय में वो अपडेट हो जाएगा। सारा का सारा मानचित्र पुनः तैयार करने की जरूरत नहीं है, ना उनको प्रिंट करवाने की जरूरत है, जैसा कि ट्रेडिशनल मेथड में होता था। सातवें, आरेखों तथा मानचित्रों का तीव्रता से निर्माण। जीआईएस आने के बाद, जीआईएस का विकास होने के बाद
ये मानचित्र बनाने का काम और आरेखों का काम बहुत तीव्रता से होने लगा है। परंपरागत विधियों में क्या था, सारा का सारा काम मैनुअल करना पड़ता था, ड्राइंग सारी की सारी मैनुअल होती थी, चार्ट सारे के सारे हाथ से बनाने पड़ते थे, मैप हाथ से बनाने पड़ते थे, और ये सारा का सारा जो टाइम कंज्यूमिंग था और कॉस्टली था, हाथ से बनाने के बाद में ही प्रिंटिंग का काम होता था। इसके जीआईएस आने के बाद क्या है, जीआईएस के सॉफ्टवेयर हैं और वो सॉफ्टवेयर ही काम का संपादन करते हैं, यानी वही चार्ट बनाते हैं, वही मैप बनाते हैं, और इससे बहुत कम समय खर्च होता है और एक्यूरेसी भी, शुद्धता भी ज्यादा होती है, और जो मानचित्र हैं, चार्ट हैं, वो ज्यादा अट्रैक्टिव भी बनते हैं जीआईएस में। तो परंपरागत विधियों की तुलना में यहाँ आरेखों तथा मानचित्रों का निर्माण तीव्रता से होने लगा है। क्यों होने लगा है वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है विभिन्न विभागों और संगठनों का समन्वय। जीआईएस आने के बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच समन्वय बढ़ा है। डिफरेंट डिपार्टमेंट नीड्स डेटा फॉर डिफरेंट पर्पसेस। क्यों समन्वय बढ़ा है? ये जीआईएस डेटा भंडार है, ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट ए बी सी डी ई एफ। अब समन्वय कैसे बढ़ा है? जीआईएस डाटा भंडार है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, कोई मौसम विज्ञान से संबंधित है, कोई फॉरेस्ट से संबंधित है, कोई धरातल से संबंधित है, कोई संसाधनों से संबंधित है, कोई सड़कों से संबंधित है, कोई सीवर लाइन से संबंधित है, कोई वाटर लाइन से संबंधित डिपार्टमेंट है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट क्या करते हैं, इस जीआईएस में जहां डेटा भंडारित है, डेटाबेस है, यहां से आंकड़ा लेते हैं और अपना आंकड़ा जो उनके पास अवेलेबल है इस भंडार में ही उसको संग्रहित करते रहते हैं, इस भंडार में उसको डालते रहते हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये एक प्रकार से पूल हो गया डेटा का। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट जिस आंकड़े की आवश्यकता होगी यहाँ से ले लेंगे, अपना आंकड़ा यहाँ डाल देंगे। तो इस प्रकार डिफरेंट डिपार्टमेंट का एक जगह पूल बनने के बाद उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। रिजल्ट क्या हुआ है? रिजल्ट इसका ये हुआ है कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, वो इस पूल से डेटा यूज कर सकते हैं, और परिणाम क्या हुआ है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है। नेक्स्ट है जीआईएस में दृश्य विश्लेषण के लाभ। जीआईएस में सॉफ्टवेयर होते हैं, ये विद्यार्थियों को पता है। इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा का उपयोग करते हुए हम डिजिटल टेरेन मॉडल बना सकते हैं, इसको डीटीएम कहते हैं। तो डीटीएम से क्या होगा, जब डिजिटल टेरेन मॉडल 3D मॉडल बन गया हमारा, टेरेन का, धरातल का 3D मॉडल बन गया, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो सकती हैं, तो उसमें उससे जो उस धरातल की, उस टेरेन की जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी समझ बढ़ती है, और उनके फीचर्स के बारे में, किसके बारे में समझ बढ़ती है, जो फीचर्स के बारे में। और जब समझ बढ़ती है, समझ बढ़ने का परिणाम क्या होता है, तो जब समझ बढ़ती है उससे विश्लेषण में भी आसानी होती है और हम आसानी से कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। अब इसका एग्जांपल है, यानी मैंने ये कहा है यहाँ कि जीआईएस में दृश्य विश्लेषण के लाभ हैं। ये दृश्य क्या, कौन सा दृश्य है? 3D मॉडल किसने बनाया? जीआईएस सॉफ्टवेयर ने बनाया। क्यों? और उससे क्या फायदा हुआ? उससे जो धरातल की हमारे अंदर बहुत अच्छी समझ बन जाती है, जब हमारे पास किसी क्षेत्र का 3D मॉडल हो गया, इससे हम आसानी से निष्कर्ष पर पहुंच सकते, आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं, निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल यहां दिया है, मान लीजिए 3D मॉडल है पर्वतीय क्षेत्र का। तो 3D मॉडल पर्वतीय क्षेत्र का है, तो क्या क्या हमें उस 3D मॉडल के देखने से पता चलेगा? भाई, अपर्दन का अमाउंट कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ अपर्दन ज्यादा होगा, पॉसिबल रीजन ऑफ लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड के कौन कौन से संभावित क्षेत्र होंगे, इसमें 3D मॉडल के देखने मात्र से पता चल जाएगा। जहां ढाल बहुत तीव्र है वहां देखने से पता चल जाएगा। बाढ़ की संभावनाएं कितनी होंगी, वो 3D मॉडल देखने से पता चल जाएगा।
और वाटर की इनटेक कैपेसिटी क्या है झीलों की और लोलैंड्स की या लेक्स की, इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। और जो विभिन्न मानव गतिविधियां हैं उनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। किससे? 3D मॉडल से। 3D मॉडल कैसे बना? ये सॉफ्टवेयर की सहायता से। यानी और 3D मॉडल क्या है? दृश्य विश्लेषण, दृश्य। तो दृश्य से हमें समझ बढ़ती है, समझ बढ़ने के बाद हम निष्कर्ष पर भी जल्दी पहुंच सकते हैं। मैंने एग्जांपल यहां बता दिया। नेक्स्ट है तीव्रता से सही निष्कर्ष। इस तीव्रता से बहुत तेजी से और सही बिल्कुल एग्जैक्ट निष्कर्ष निकलते हैं जीआईएस में। जीआईएस आप सभी जानते हैं कि रिच डेटाबेस है, बहुत ज्यादा डेटा होता है और डेटा भी प्राकृतिक भी, सांस्कृतिक भी, एट्रीब्यूट्स भी, यानी रिच डेटा होता है। और इस रिच डेटा को हम सॉफ्टवेयर की सहायता से एनालाइज करते हैं, सॉफ्टवेयर की सहायता से इसका विश्लेषण करते हैं। और जब इस रिच डेटा को सॉफ्टवेयर की सहायता से एनालाइज करेंगे तो रिजल्ट भी, जो एनालिसिस है, विश्लेषण भी वो तीव्रता से होगा। और न केवल विश्लेषण तीव्रता से होगा, रिच डेटा भंडार होने के कारण और सॉफ्टवेयर में काम होने के कारण जो एनालिसिस है वो भी एक्यूरेट होगा, वो अधिक शुद्ध होगा। अधिक शुद्ध होगा तो उसके जो निर्णय हैं, जो उसके निष्कर्ष हैं, वो भी शुद्ध होंगे। तो इसमें सही और शुद्ध निष्कर्ष बहुत तेजी से निकाले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिच डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर में काम करना, मैनुअल काम नहीं करना। तो अल्टीमेटली इसके जो परिणाम हैं, जो निष्कर्ष है, वो भी शुद्ध होंगे, अच्छे होंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में आसानी। जीआईएस आने के बाद प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में आसानी होने लगी है। जीआईएस आने से पहले स्थिति ये थी कि हमें जो भौतिक स्वरूप हैं या प्राकृतिक स्वरूप और सांस्कृतिक स्वरूप है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट लोकेशन नहीं पता होता था। दूसरे, ना ही उनके साथ एट्रीब्यूट्स जुड़े होते थे, स्पेशल डेटा के साथ एट्रीब्यूट्स नहीं जुड़े होते थे। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है और उनके एट्रीब्यूट्स भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में कठिनाई आती थी। जीआईएस आने के बाद क्या हुआ? हमारे पास पिन पॉइंटेड लोकेशन है किसी भी स्वरूप की, चाहे वो भौतिक हो सकता है, यानी प्राकृतिक हो सकता है, या फिर वो मानवकृत हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है। उसकी पिन पॉइंटेड लोकेशन है, इतना डिग्री अक्षांश, इतना डिग्री देशांतर है। और न केवल पिन पॉइंटेड लोकेशन है, बल्कि उसके साथ अनेक सारे और भी डाटा अटैच है, जिसमें क्वांटिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा है, यानी उनके साथ एट्रीब्यूट्स भी जुड़े हैं। तो ऐसा होने के कारण, पिन पॉइंटेड लोकेशन होने के कारण और एट्रीब्यूट्स जुड़े होने के कारण, जो हमारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है वो भी हमें आसान होने लगा है। जीआईएस के कारण थ्योरी का निर्माण भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि जीआईएस में डेटाबेस बड़ा रिच है, और रिच डेटाबेस होने के कारण कोई भी टीचर है, विद्यार्थी है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, इस रिच डेटाबेस को यूज करता है, जीआईएस सॉफ्टवेयर का यूज करता है, यहाँ से डेटा लेता है, जीआईएस सॉफ्टवेयर का यूज करता है। और जीआईएस सॉफ्टवेयर का यूज करता है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे वैज्ञानिक है, चाहे शोधकर्ता है, तो उसके जो परिणाम होंगे वो परिणाम होंगे जल्दी से निकाले जा सकेंगे। और इस प्रकार थ्योरी का निर्माण भी, थ्योरी का जो प्रतिपादन है, सिद्धांत का प्रतिपादन भी बड़ा बढ़िया हो पाएगा, बड़ी तीव्रता से हो पाएगा। लास्ट है भौगोलिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम। जीआईएस के द्वारा हम भौगोलिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने में भी सक्षम होते हैं, क्योंकि जीआईएस में जब हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने में ज्यादा समय नहीं लगता। हम कालक्रम अनुसार भी किसी पक्ष का अध्ययन कर सकते हैं। मान लीजिए कालक्रम अनुसार क्या है कि यहाँ पर किसी विशेष क्षेत्र में पिछले 25 साल पहले सोयल का इरोजन इतना था, फिर 24 वर्ष बाद इतना हो गया, 23 वर्ष पहले इतना, 22 वर्ष पहले इतना, 10 वर्ष पहले इतना, यानी कालक्रम अनुसार उस समस्या का हम अध्ययन कर लेंगे और हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि 20 साल में, 25 साल में इस रेट से ये काम हुआ है, तो भविष्य में किस गति से
आगे इरोजन होगा, इरोजन तो यहाँ एग्जाम्पल है, भविष्य में किस गति से काम होगा उसका हम अनुमान लगा सकते हैं, यानी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यानी जीआईएस के माध्यम से हम पूर्व के घटनाक्रमों का सिलसिलेवार अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परिवर्तन किस गति से हो रहा है और भविष्य में होने वाले परिवर्तन की हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये था आपका भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है और भौगोलिक सूचना प्रणाली के लाभ कौन कौन से हैं। थैंक यू।